ये वीडियो आपकी पिछली वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो बीच में रुक गई थी। देखिए, आपके पास उदाहरण 4 डिस्कस कर रहे थे। दो कण x और y गति कर रहे हैं। कण y का संवेग x के संवेग का आधा है। आपको दोनों x की तरंग दैर्घ्य भी दी हुई है, y की तरंग दैर्घ्य पता करनी है। देखिए, संवेग क्या होता है, जो इस फॉर्मूला में मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला डी ब्रोगली समीकरण H/mv, m और v के गुणनफल को हम इन शॉर्ट संवेग भी कहते हैं। ठीक है, इसको p से दर्शाते हैं और H/p लिख दो या H/mv लिख दो, वो एक ही बात है। इट मीन्स जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो इन्होंने बोला है कि दो कण हैं, एक x और एक y। आपको जो x कण है उसका जितना भी संवेग होगा उससे दुगना y का संवेग है, ये बता रखा है। तरंग दैर्घ्य x की पता है और तरंग दैर्घ्य y की बताना। देखो, बहुत सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने तरंग दैर्घ्य x, तरंग दैर्घ्य y, दोनों को अपॉन करो, दोनों का आपके पास h कैंसिल आउट हो जाएगा। संवेग के बारे में वैल्यू बताई हुई है कि वो दुगनी है, तो आप उसके अंदर सॉल्व करोगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कष्ट नहीं होगा। उदाहरण 5 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य के बराबर कब होगी। यस, देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों सेम होते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य और प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होता, मैंने रॉन्ग बोल दिया। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है कितना, 9 × 10⁻31 किलोग्राम्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का कितना है, केवल 1.6 × 10⁻24। तो आपके पास दोनों के मान पता हैं द्रव्यमान के, दोनों की गति निकाल दो। और गति का मान ये आया है, देखो सॉल्व करके यहाँ पे दे भी रखा है, 1836। तो आप ये कह सकते हो कि जिस समय इलेक्ट्रॉन की गति प्रोटॉन की गति के इतने गुना हो जाएगी, 1836, तो वह उसका तरंग दैर्घ्य उसके बराबर हो जाएगा। बेसिकली आपको दोनों की तरंग दैर्घ्य को इक्वल रखना है। फिर H/mv इलेक्ट्रॉन का, H/mv प्रोटॉन का, दोनों का H कैंसिल, m के मान आपको मालूम है और v के मान आपस में रिलेट करके आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं चेक पॉइंट 5.1 के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश के व्यतिकरण। ओके, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको क्विक रीकैप दे देती हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो ड्यूअल नेचर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर मतलब द्वैती प्रकृति रखता है, जिसमें वो कण की तरह भी बिहेव कर सकता है और तरंग की तरह से भी बिहेव कर सकता है। कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जो वो तरंग की तरह बिहेव करते हुए दिखाता है, और कुछ ऐसे प्रक्रम हैं, कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जो वो कण की भांति बिहेव करके दर्शाता है। ठीक है, तो ये दो गुण होते हैं। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यदि प्रकाश व्यतिकरण तथा वितरण के लिए कौन सी जो प्रकृति है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। देखो, व्यतिकरण और विवर्तन आपका तरंग पर डिपेंडेंट है, तो ये तरंग प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रॉन के किस प्रभाव। ओके, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता है आपका कण, जब उसकी कणीय प्रकृति को हम मानते हैं। तो तरंग प्रकृति से ऊपर वाले हो रहे हैं विवर्तन तरह के प्रक्रम, और कणीय प्रकृति से हो रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे प्रक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव्य की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति किस प्रकार संबंधित है। देखिए, इसके लिए अगर आप जो अभी डी ब्रोगली की हम इक्वेशन कर भी रहे थे उसको अगर सोच के देखो तो λ=H/mv, जो m है वो कणीय प्रकृति, द्रव्यमान यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना मजबूत कणीय प्रकृति होगी, और लैम्डा यानी कि तरंग प्रकृति। तो लैम्डा और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के व्यक्त अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस आंसर में लिखेंगे द्रव्य की तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति किस प्रकार संबंधित है। आप कहेंगे द्रव्य की कण प्रकृति और तरंग प्रकृति एक दूसरे के व्यक्त अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन तरंग को बोर कक्ष में कब समावेशित किया जा सकता है।
देखिए अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ रहे थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरंगों के बारे में आपने पढ़ लिया और फिर बोर ने अपनी कक्षाएं दी थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में ये है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की तरंगों को बोर के कक्ष में समावेशित करना संभव माने, मतलब वो एक ही चीज़ हो जाएं। तो ऐसा तब होगा जब आपका जो फॉर्मूला बन रहा है ना H/mv, ये इसका जो मतलब इसका कुछ भी नंबर से गुणन किया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो जब भी आप इसका पूर्ण गुणन करते हो किसी भी पूर्ण गुणांक के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा, वो इक्वल्स टू होगी परिधि के। तो यदि कोश की परिधि 2πr, ये इसके मान, और लैम्डा H/mv उसके मान दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, लगभग क्या आपके पास एक जैसे हो जाएंगे, तब आप उसको इलेक्ट्रॉन तरंग को बोर कोश में समावेशित कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, स्थूल कणों को तरंग क्यों नहीं माना जा सकता? ओके, स्थूल कण होते हैं जो बड़े साइज़ के हों, जिनके द्रव्यमान थोड़े अधिक हों। जिन कणों के द्रव्यमान बड़े होते हैं उन कणों का फॉर्मूला भी आपने सीख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो अगर m द्रव्यमान का मान बड़ा है तो लैम्डा का मान छोटा आएगा, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना छोटा लैम्डा। लैम्डा होती है जो तरंग में ऐसे वेव बनती है। जब ये वेव छोटी सी बनेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो तरंग की तरह से मूव कर रहा है, वो सीधे सीधा 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 ऐसे करता हुआ मूव करता हुआ लगेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है कि नंबर 5, स्थूल कणों को तरंग क्यों नहीं माना जा सकता? स्थूल कणों को तरंग इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम मान का है, बहुत छोटी वैल्यू का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3.6 एंगस्ट्रॉम वाले एक फोटोन की द्रव्यमान की गणना कीजिए। 3.6 एंगस्ट्रॉम, ये तो हो गई लैम्डा। देखो मैं इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लैम्डा का मान आपके पास आ गया। उसके बाद फोटोन का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो m आपको पता करना है। फिर इसका H/mv, v जो है वेग है, वेग का मान आपको, क्योंकि यहाँ नाम पढ़ के देखो फोटोन लिखा हुआ है। फोटोन क्या होता है? प्रकाश के कण। तो प्रकाश की जितना वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही वाला वेग का मान यहाँ कंसिडर किया जाएगा। और आपको द्रव्यमान बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपके पास ये गिवन है, लैम्डा का मान गिवन है। ठीक है, जो आपके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान इज इक्वल्स टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पता करना है। डी ब्रॉगली समीकरण, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। लैम्डा की वैल्यू आपके पास तरंग दैर्घ्य की वैल्यू है, वो पुट कर दी। फिर h की वैल्यूज़, फिर m हमें पता करना है, और v वेग उसकी वैल्यूज़, सारे मान रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए मैंने फोकस करके रखा हुआ है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिन लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं है या जिनका ये वाला डाउट था। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से कॉपी डाउन कर लीजिए। ये तुम्हारे पास इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हो गया होगा सबका कंप्लीट। ओके चिल्ड्रन, ये हमने चेक पॉइंट 5.1 तक रिवीजन कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी 5.2 के रिवीजन की, या उससे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उससे रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी। बट एक बात याद रखिए, टेस्ट के समय पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, लेकिन उसके नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि आपका पीरियड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम बात करते हैं। बाय।